हेलो बच्चों, कल हम लोग पढ़े थे कि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि उसके आगे क्या क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या टॉपिक है, एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये है, आप लोगों ने शायद पता है कि ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एफ जी इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। m1 m2 एंड g क्या होता है, r क्या होता है। मान लो दो मास m1 एंड m2, दो पॉइंट मास m1 एंड m2, दोनों को आपने एट ए डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन r पे रखा, डिस्टेंस सेपरेशन r पे रखा, तो दोनों के भीतर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन काम करेगा वो होता है एफ जी m1 m2 g m1 m2 r स्क्वायर, वेयर g इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपको पता है कि g मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, आप आर्ट के किसी भी जगह रखो, वैक्यूम पे रखो, किसी भी प्लेनेट पे रखो, कुछ भी जगह पे रखो, g का वैल्यू यूनिवर्सली कांस्टेंट रहता है। ओके, तो एंड दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव, दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव टाइप, रिपल्सिव टाइप नहीं होता। ग्रेविटेशन फोर्स इज ओनली अट्रैक्टिव, मतलब ये मास जो अगर मान लो ये जो फोर्स है F12, ये मास 1 है, मास 2 है, फोर्स ऑन मास 1 ड्यू टू फोर्स 2 विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, क्योंकि मास 2 उसको इधर खींच रहा है, उसके पास खींच रहा है। सिमिलरली F121 भी सेम डायरेक्शन पे होगा, क्योंकि F21 मैंने पहले भी बताया था, F21 होता है कि फोर्स ऑन मास 2 ड्यू टू मास 1। F21 फोर्स से M1 मास को M2 मास M2 मास को F21 फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है। तो दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, रिपल्सिव नहीं होता। पर F E इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है K Q1 Q2 by R square, where Q1 and Q2 are the 2 point charges at a distance of separation R. This, in that case, depending upon the sign of the two Q1 and Q2, this force may be attractive, may be repulsive. जैसे कि अगर दोनों का साइन पॉजिटिव है तो ये फोर्स होगा F12 will be along this direction, F1b will be along this direction and F21 will be along this direction। अगर मान लो कि दोनों में से एक चार्ज को भी हमने नेगेटिव कर दिया, तो क्या होगा, तो होगा यूं कि ये फोर्स विल बी अट्रैक्टिव इन नेचर, F12 एंड F21 विल बी अट्रैक्टिव इन नेचर। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन द टू फोर्सेस, सिमिलरिटीज, ठीक है। पहले हम सिमिलरिटी पढ़ेंगे बच्चों। पहले हम बताना चाहते हैं कि दोनों ही केस में जो फोर्स है ना, वो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम लिख सकते हैं बोथ द फोर्सेस, इन दोनों फोर्सेस में से सिमिलरिटीज हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो बोथ द फोर्सेस फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। बोथ द फोर्सेस फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों के केसेस में भी जो डिस्टेंस r है उसका स्क्वायर करो, फिर उसको रेसिप्रोकल कर दो, उसके साथ प्रोपोर्शनल होगा, और r स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, दोनों सेम ही चीज है। सेकंड पॉइंट है x along the line joining the center, इसका मतलब क्या है। मान लो कि ये जो पॉइंट मास है, इस पॉइंट मास का सेंटर इधर है। एक स्फीयर इमेजिन करो, छोटा सा स्फीयर का पॉइंट इधर है, इधर स्फीयर का पॉइंट इधर है। तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन के अलोंग ही काम करेगा। हो सकता है अट्रैक्टिव हो सकता है रिपल्सिव हो, बट फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग इन दिस लाइन, इस लाइन के अलोंग काम करेगा, इस लाइन के अलोंग काम करेगा। हो सकता है इधर जाए, हो सकता है इधर जाए, उस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दो। बट मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, ये जो दोनों फोर्सेस है ना, वो उस सेंटर टू सेंटर, दोनों का सेंटर को लाइन को देख स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो, उस स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही वो फोर्स काम करेगा। ये है दोनों में सिमिलरिटीज।
ओके, डिफरेंशिएशन, डिफरेंस क्या क्या है दोनों में, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। एक नंबर, जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, हो सकता है वो रिपल्सिव फोर्स हो और मे बी अट्रैक्टिव, डिपेंडिंग अपॉन द, मे बी रिपल्सिव मे बी अट्रैक्टिव डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ द टू चार्जेस। आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपील करता है, और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। और एफ जी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर। ओके, आई थिंक यू विल ऑल अंडरस्टैंड, क्योंकि 10th में ये चैप्टर ऑलरेडी था, तो इस बार थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है और कुछ नहीं। तो पॉइंट नंबर 2 इज एफ जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्यों? बिकॉज ऑफ जी। मास कभी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मास किसी भी लेके जाओ, जी ग्रेविटेशनल, जी चेंज होता है तो वेट चेंज हो सकता है, एम जी चेंज हो सकता है, बट मास कभी चेंज नहीं होगा, और दोनों में से डिस्टेंस भी कभी चेंज नहीं होगा। अगर आपने कांस्टेंट सेपरेशन आर पे रखा है तो डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, ओनली वेरिएबल इज जी। तो जी वेरी कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो डिपेंड करता है कि जैसे कि मान लो कि एफ ई ग्रेविटेशनल फोर्स में ये डिपेंडेंट ऑन मीडियम होता है, डिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है। क्यों? ये जो के का वैल्यू होता है ना, के इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन, आपको कल बताया था 1/4 पाई इप्सिलॉन। तो जो इप्सिलॉन होता है, ये इप्सिलॉन मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। इप्सिलॉन के बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। पहली बात तो ये कि ये इप्सिलॉन मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए एफ ई भी मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, पर ये जी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। किसी भी मीडियम पे किसी भी जगह लेके जाओ, यूनिवर्स पे किसी भी जगह लेके जाओ, जी का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है। दैट इज व्हाई ग्रेविटेशनल फोर्स और अट्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट इन नेचर, ऑलवेज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। एंड अगर m1 m2 एंड r दोनों सेम है, सबसे कांस्टेंट है, तो एफ जी विल बी कांस्टेंट एवरीवेयर। बट अगर m1 m2 r आपके कांस्टेंट रखा, सॉरी q1 q2 एंड r आपने कांस्टेंट रखा, कभी भी एफ ई वेरी कर सकता है, क्योंकि ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। इप्सिलॉन मीडियम पे डिपेंड करता है। अब एयर से लेके वैक्यूम पे लेके गए अलग होगा, एयर से लेके वाटर पे लेके गए अलग होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेरी करता है, पर ग्रेविटेशनल फोर्स वेरी नहीं करता, अगर m1 m2 और r कांस्टेंट है तो, ठीक है। तो और एक बात ये है कि 3 नंबर पॉइंट की k का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका यूनिट होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जो k का वैल्यू होता है। बट g का वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो हम ये वैल्यू को देख के बोल सकते हैं कि अगर एक मास, 1 केजी का एक मास जिसके ऊपर 1 कूलम चार्ज रखा है, सब कुछ अगर कांस्टेंट है, तो दोनों, मान लो आपके पास 1 केजी का 2 मास है, उसके ऊपर 1 कूलम चार्ज रखा है, और 1 मीटर के डिस्टेंस पे दोनों को रखा है, सब यूनिट ले लिया, ठीक है, क्योंकि हमें दोनों में सिमिलरिटीज देखना है और डिफरेंशिएशन भी करना है। तो आप देखोगे कि सब चीज अगर कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, k का वैल्यू कंपेयर टू g। तो फॉर यूनिट मास कैरिंग यूनिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए यूनिट डिस्टेंस इज प्रेजेंट इन ए सर्टेन सिचुएशन, हमने इसको इमेजिन किया। तो इन केस में हमारा Fe will be much greater than Fg। क्यों? क्योंकि g का वैल्यू हमारे पास बहुत कम होता है और k का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। तो एक छोटा सा चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होगा, कंपेयर टू छोटा सा चार्ज के लिए, छोटा सा मास के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट होगा, दोनों में बहुत अंतर होगा। तो डोमिनेंट कौन होगा? डोमिनेंट होगा Fe, Fg डोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है, Fg ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर डोमिनेंट होगा Fe। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज Fg इज ओनली वैलिड इन केस ऑफ प्लैनेटरी बॉडी। जैसे कि अर्थ का मास बहुत ज्यादा होता है, सन का मास बहुत ज्यादा होता है, अगर अर्थ और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स होगा वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि g का वैल्यू बहुत कम है,
तो इसीलिए m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 मल्टीप्लाइड बाई g, ये जो ऊपर वाला टर्म है ना, ये टर्म बहुत ही ठीक ठाक आएगा। सो दैट मैंने बोलने का तात्पर्य यह था कि Fg इज वैलिड इन केस ऑफ प्लैनेटरी बॉडीज, बट Fe इज वैलिड एनीवेयर। Fe इज वैलिड एनीवेयर, वैलिड एनीवेयर मतलब एक छोटा सा चार्ज के लिए भी Fe वैलिड होगा, बड़ा सा चार्ज के लिए भी Fe वैलिड होगा, सब केस में Fe वैलिड होगा। तो ठीक है, तो ये मेरा बोलने का तात्पर्य यह था। तो ये चीज आप ध्यान पे रखो कि एक मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, एक डिपेंड नहीं करता। ये दोनों अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकता है, ये सिर्फ अट्रैक्टिव है। एंड ये Fe Fg से हमेशा बहुत बड़ा रहता है। ठीक है, आज जनरल केसेस में अगर काम करोगे, 1 कूलम चार्ज छोटा सा चार्ज लेके लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करोगे, तो आप देखोगे कि मास के ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, बट चार्ज से ज्यादा फर्क पड़ रहा है। दैट इज व्हाई वी आर डीलिंग विद दैट कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन पे क्या बोला गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ Fe टू Fg फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट इन एयर। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को कुछ डिस्टेंस पे आपने रखा, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन को पता है ना, इलेक्ट्रॉन का खुद का कुछ मास भी होता है एज वेल एज उसका चार्ज भी होता है। तो 2 फोर्स एक्ट करेगा, एक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दोनों के मास के वजह से। ठीक है, तो दोनों का रेशियो हमें निकालना है AR, दोनों का रेशियो कितना होगा जबकि वो AR पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो वो चीज़ अभी हम सॉल्व करेंगे। देखो पता है आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कितना, -1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, अब मान लो कि दोनों में डिस्टेंस है, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने रखा, इलेक्ट्रॉन AR पे रखा, दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है R। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी कितना होगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स होगा G M1 M2 बाई R स्क्वायर। तो दोनों केस में R डिस्टेंस पे, तो अब हम क्या करेंगे, Fe बाई Fg, क्वेश्चन पे पूछा गया है कि Fe टू Fg निकालिए, तो वो आएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई G M2 बाई R स्क्वायर। तो होगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई G M1 M2। तो G का वैल्यू होता है कितना, G का वैल्यू लिखना पड़ेगा। G का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो K का वैल्यू होता है, मैंने बोला था 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 का स्क्वायर, दोनों मास इलेक्ट्रॉन का मास उसका स्क्वायर, m स्क्वायर, G है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, 10 टू द पावर माइनस 11। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको आएगा कितना, ऑलमोस्ट 10 टू द पावर 42। तो आप इसी से ही अंदाजा लगा सकते हो कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कौन डोमिनेट है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर कोई भी एक आर्ट में कोई भी एक पार्टिकल के ऊपर आप, कोई भी छोटा सा पार्टिकल के ऊपर आप काम कर रहे हो, तो एक्सेप्ट प्लैनेटरी बॉडीज ग्रेविटेशनल फोर्स डजंट वर्क, आपको पता है, क्योंकि वैल्यू बहुत छोटा होता है ड्यू टू G के वजह से। ठीक है, दैट इज व्हाई करेक्ट ऑप्शन विल बी 10 टू द पावर 42। हमारे इधर ऑप्शन 4 था। ठीक है, ऑप्शन 4 था, ऑप्शन था 10 टू द पावर 10, ऑप्शन बी था 10 टू द पावर 20, ऑप्शन सी था 10 टू द पावर 30 एंड ऑप्शन डी था 10 टू द पावर 40। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी इन दिस केस, करेक्ट ऑप्शन इज आंसर विल बी इक्वल्स टू डी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। तो
आई होप आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन बहुत इजी था, ठीक है। एक बार आप घर पे बैठ के करो सॉल्यूशन, ठीक है। थैंक यू। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए चार्ज Q इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, दो पार्ट में डिवाइड करो ऐसे, सच दैट व्हेन these two parts are kept at some separation the Fe between them is maximum, find charge on each part। मतलब अपने पास एक चार्ज है जिसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, हमें क्या करना है, दो पार्ट में डिवाइड करना है, सच दैट द फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, ठीक है। ऐसे चार्ज को डिवाइड करना है जैसे कि उनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, सॉरी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, मे बी अट्रैक्टिव मे बी रिपल्सिव, वो होगा मैक्सिमम, Fe होगा मैक्सिमम। तो फाइंड द चार्ज ऑन ईच पार्ट, ठीक है। तो देखो हम चार्ज को कभी तोड़ नहीं सकते, ठीक है, पर ये हाइपोथेटिकल एक क्वेश्चन है, अगर तोड़ दिया किसी भी तरीके से तोड़ दिया तो क्या होगा, ठीक है। चार्ज को तोड़ सकते हैं, मतलब अगर एक मान लो कि एक बड़ा सा स्फीयर में एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, उस स्फीयर को आपने काट के दो पार्ट में डिवाइड किया, अगर चार्ज इस स्फीयर के दोनों पार्ट में बराबर था तो उस केस में चार्ज को तोड़ सकते हैं, ठीक है। एक एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए चार्ज को हम तोड़ सकते हैं, पर अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन को कभी तोड़ नहीं सकते, दैट इज, बट इलेक्ट्रॉन ये सब चार्ज का सोर्स होता है, दैट इज व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट कि चार्ज को कभी तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। मान लो कि एक पार्ट का चार्ज है x, वन पार्ट इज x, अदर इज q माइनस x, ठीक है, क्योंकि टोटल चार्ज था q, एक पार्ट में मैंने x चार्ज रखा, q से काट के x चार्ज रखा, तो दूसरे पार्ट को कितना मिलेगा, q माइनस x, ठीक है। तो एक की x एंड q माइनस x एंड q माइनस x दोनों मान लो सेपरेशन r पे रखा, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ Fe will be, magnitude of Fe will be k q minus x into x divided by r square, k into q minus x into x divided by r square। So force will be maximum when, the force will be maximum when, मैक्सिमम मिनिमम का फॉर्मूला ये है कि ddf फर्स्ट डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएबल मस्ट बी इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड डिफरेंशिएशन विल बी लेस देन 0। हम देखते हैं, तो इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको मिलेगा, इसको मान लो कि y डैश नाम देते हैं, ठीक है, और इसको y डबल डैश, तो y डैश हो जाएगा मेरा ddx ऑफ k इंटू क्यू माइनस एक्स इंटू एक्स बाई आर स्क्वायर, ये मेरा आ जाएगा कितना, q माइनस 2x k बाई आर स्क्वायर। तो इसको हमें 0 करना है, अगर y डैश इक्वल्स टू 0 होता है तो x आएगा q बाई 2। तो आप देखते हैं कि मैक्सिमम हो रहा है कि मिनिमम हो रहा है, वो कंडीशन भी चेक करना है। तो y इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, तब मिलेगा y डबल डैश, आपको पता है, तो हो जाएगा माइनस 2k बाई आर स्क्वायर। हमें पता है कि k का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहता है और डिस्टेंस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो ये वैल्यू नेगेटिव है, दैट इज व्हाई यू कैन डेफिनेटली से दैट y डबल डैश लेस देन 0, तो व्हिच मींस दैट दिस x इक्वल्स टू q बाई 2 चार कंडीशन पे हमें फोर्स बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम। सो आंसर विल बी द चार्ज ऑन ईच पार्ट विल बी, ये तो इसको भी हमें रखना है q बाई 2, इसको भी हमें रखना है q बाई 2, तभी हमें दोनों फोर्स बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम, ठीक है। ये क्वेश्चन को पहले हम पॉज करके घर में कोशिश करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना, ओके। टॉपिक है हमारा लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ किस चीज़ में काम करता है, किस चीज़ में काम नहीं करता, क्यों नहीं काम करता, वो भी आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखो इस टॉपिक को, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस लॉ इज इनवैलिड फॉर extended charges,
ठीक है। अगर दो चार्ज, मान लो बहुत बड़ा रेडियस का चार्ज, एक स्फीयर, ये स्फीयर, दोनों को बहुत करीब रख दिया, ठीक है, इस केस में कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होगा, कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होगा। क्यों? कूलम्ब्स लॉ वैलिड क्यों नहीं होगा? क्योंकि कूलम्ब्स लॉ बोला था कि दो अगर पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करेगा, ठीक है। पर इधर इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस है ना, एक बड़ा सा बॉडी के लिए मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है, बड़ा सा बॉडी के लिए, यस और नो? वो सरफेस के ऊपर रिसाइड करता है। तो ये बड़ा सा बॉडी के केस में हर एक चार्ज हर दूसरे चार्ज को रिपल्स करेगा, हर एक चार्ज हर दूसरे चार्ज को रिपेल करेगा। मान लो एक चार्ज ले लिया, इस बॉडी का एक एक्सटेंडेड बॉडी का एक चार्ज ले लिया, और इस बॉडी का हर चार्ज के ऊपर देखते हैं ये इसको रिपल्स करने की कोशिश करेगा, ये इसको रिपल्स करने की कोशिश करेगा, ये इसको भी रिपल्स करने की कोशिश करेगा, ये इसको भी रिपल्स करने की कोशिश करेगा। तो टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन हम कूलम्ब्स लॉ से नहीं फाइंड आउट कर सकते, ठीक है। एक्सटेंडेड बॉडी के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सिचुएशन, बट दैट इज व्हाई एक्सटेंडेड बॉडी के लिए कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। बट केस ये है कि अगर ये दो बॉडीज को सेम दो बॉडीज को बहुत दूर पे रख दिए, हम बहुत दूर पे रख दिए, ठीक है, उन केस में क्या होगा? बहुत दूर पे अगर रखोगे, सेपरेशन बहुत दूर रख कर दिए, तो एक चार्ज के ऊपर अगर आप बैठ जाओगे तो दूसरे चार्ज को आप पॉइंट की तरह देखोगे ना, यस और नो? दूसरे चार्ज को आप पॉइंट की तरह देखोगे, और इस आप अगर इधर से बैठ के इधर आ जाओ तो इस चार्ज से इस चार्ज से जब इस चार्ज को देखोगे तो एक पॉइंट की तरह देखोगे, बहुत दूर पे रहेगा, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रहेगा। तो उन केस में दिस टू एक्सटेंडेड बॉडीज आर एक्टिंग लाइक ए पॉइंट चार्जेस, ठीक है। इन दैट केस कूलम्ब्स लॉ विल बी वैलिड, बट इन दिस केस कूलम्ब्स लॉ विल बी इनवैलिड, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। आपको कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल कराने के लिए चार्जेस शुड बी पॉइंट चार्जेस, तो पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट एक्सटेंड चार्ज पे भी एप्लीकेबल है, बशर्ते कि दोनों को बहुत दूर रख दो, ठीक है। अगर वो दोनों को पास रखे तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ये तो पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2 पे जाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1 था, अब पॉइंट नंबर 2 पे जाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 है both charges are at rest। इन केस में जब दो चार्जेस रेस्ट पे होगा तभी कूलम्ब्स लॉ वैलिड होगा, ठीक है। when both charges are in motion, in that case Coulomb's law will not be valid। इस केस में Coulomb's law वैलिड है। Coulomb's law इस केस में वैलिड क्यों नहीं होता है? Because when charges are in motion, they exerts electric as well as मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। जब चार्ज दौड़ता है, चार्ज मोशन पे रहता है, तो क्या होता है? करंट पैदा होता है, और करंट से आता है मैग्नेटिक एनर्जी। उस मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी रहेगा, मैग्नेटिक एनर्जी भी रहेगा। दैट इज व्हाई ये केस में कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, Fe। कूलम्ब्स लॉ पे बोला था Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पर ये इलेक्ट्रोडायनामिक का केस हो गया व्हेन चार्जेस आर इन मोशन, ठीक है। दैट इज व्हाई व्हेन द चार्जेस आर इन मोशन you can't use Coulomb's law. You can't use Coulomb's law. Coulomb's law only be used when charges are at rest. ये पॉइंट अच्छे से लिख लेना। और when one charge, एक क्रिटिकल केस आता है, one charge is at rest. One charge is at rest and one charge
is in motion, what will happen in that case? एक चार्ज रेस्ट पे है, एक चार्ज मोशन पे है, तो क्या होगा? इन दैट केस कूलॉम्स लॉ वैलिड। इन केस में भी कूलॉम्स लॉ वैलिड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फिर भी प्रेजेंट रहेगा। एक चार्ज दूसरे चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से तो अट्रैक्ट करेगा ना, उस चार्ज को। जो चार्ज रेस्ट पे है वो मोशन वाले चार्ज को तो अट्रैक्ट करेगा ना, यस और नो? अगर दो मोशन वाले चार्ज को वो अट्रैक्ट और रिपल्स करेगा तो हमें F12 नहीं मिलेगा, पर F21 तो मिलेगा। F21 F चार्ज नंबर 2 चार्ज नंबर 1 F21 तो मिलेगा ना, क्योंकि ये फोर्स, ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, रिपल्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बट ये मैग्नेटिक फोर्स जनरेट कर रहा है, इसका केस अलग हो गया। और ये इसको जैसे चेंज कर रहा है वैसे ही F21 तो चेंज, नेचर फोर्स ऑफ नेचर तो चेंज होगा ना, नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो रेस्ट पे है। तो हम F21 निकाल सकते हैं, पर F12 निकालना इम्पॉसिबल है। F12 निकालना इम्पॉसिबल है, तो यूजिंग कूलम्स लॉ पर F21 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जेई का एक कॉन्सेप्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, और ज्यादा हुआ तो व्हाट्सएप पे मुझे डीएम कर सकते हैं, ठीक है। बाय, सी यू ऑन नेक्स्ट स्लाइड। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। प्रिंसिपल ऑफ सुपर, तो मान लो कि हमारे पास दो चार्जेस है, एक Q1 दूसरा Q2, दोनों के भीतर सेपरेशन है R। तो इन दोनों के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगा उसका मैग्नीट्यूड होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। बट अगर Q इधर दो चार्ज की जगह मैं तीन चार्ज रख दूं तो तब केस कैसे चेंज होता है वही हम देखेंगे। तो अभी दो केसेस के लिए अब तक हम लोग डिस्कस कर लिए, पर अभी तीन केसेस आ गया। दो से ज्यादा चार्जेस अगर हो, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस, दो से ज्यादा चार्जेस अगर हो, 2 से 4, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, अगर चार्जेस हो, उन केस में कूलम्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वैलिड होगा, प्रोवाइडेड दैट तीनों चार्ज ही है मेरा पॉइंट चार्ज, ठीक है, तीनों ही मेरा पॉइंट चार्जेस है। तो इन दैट केस अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर, पहली बात तो ये इधर कूलम्स लॉ वैलिड होता है कि नहीं होता? कूलम्स लॉ वैलिड होता है। कूलम्स लॉ वैलिड होता है इन केस ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। कैसे? तो जो फोर्स F12 एक और दो चार्ज के भीतर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हमने नाम दे दिया F12 का मैग्नीट्यूड, तो होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। सिमिलरली इधर और एक 2 और 3 के भीतर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन काम करेगा। इस सिमिलरली 3 और 1 के ऊपर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन काम करेगा। तो F23 विल बी सिमिलरली K Q2 Q3 by R square, and F31 will be K Q3 Q1 divided by R square, ठीक है। ये तीनों देखो, जब सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब चार्ज मोर देन 2 हो जाएगा तो उन केस में हर एक दूसरा चार्ज के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स जो हमें अभी लिखना है वो क्या क्या है, मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 ये है कि इन केस ऑफ मोर देन 2 चार्जेस, in case of more than 2 charges present inside a system, in case of more than 2 charges present inside a system, the force of interaction between two charges, any 2 charges will not hamper। मतलब
3 के जगह 4 रख दो, उनमें से कि ये जो Q1 और Q2 का किसी भी चार्ज का अगर पोजीशन आप चेंज नहीं करोगे तो एक दो पहले दो चार्जेस के भीतर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड था वो पहले जैसा था, बाद में भी सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। आई रिपीट, कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि F12 अलग से रखो, ये चार्ज को छोड़ दो, फिर जो था कि दोनों चार्ज के भीतर जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन था, मे बी अट्रैक्टिव मे बी रिपल्टिव डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ द चार्जेस, वो Q1 का Q2 पहले भी था, अभी Q3 चार्ज आने के बाद भी ये Q1 और Q2 के भीतर जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा। ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। तो क्या होगा, F नेट कितना होगा, तो इन दोनों के वजह से जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इधर जा रहा है, इन दोनों के भीतर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इधर जा रहा है, तो Q2 के ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो होगा ये दो फोर्स का वेक्टर सम। तो हम लिख सकते हैं F12 F नेट ऑन एनी चार्ज, मान लो हमें निकालना है F नेट और 2 कितना हुआ, F नेट और 2 हो जाएगा हमारा कितना होगा F21, अच्छा इधर F21 प्लस कितना F23, ठीक है। पहले हमें पता है कि कोई तीसरा चार्ज आने की वजह से मेरा पहले जो चार्जेस का कोई फोर्स का चेंज नहीं होगा, अगर पोजीशन बराबर है, पहले जैसा ही था, चार्ज पहले जैसा ही था, तो आपका जो चार्ज के पहले जो Q3 चार्ज आने से पहले जो मेरा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन था, Q3 आने के बाद भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सेम रहेगा, और जो ये जो Q2 और Q3 के ऊपर जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो भी चेंज नहीं होगा, वो भी हो जाएगा, वो Q3 के इंडिपेंडेंट रहेगा, Q3 को कोई प्रभाव काम नहीं करेगा। तो Q2 चार्ज के ऊपर अगर मैं फोर्स ऑफ इंटरेक्शन टोटल पाने का कोशिश करूं तो वो होगा, एक होगा Q1 की वजह से इस तरफ F21 एंड इसके Q3 की वजह से होगा F23। पर देखो फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, तो दैट इज व्हाई इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा F नेट वही होगा मेरा फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्जेस Q1 एंड Q3, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इन केस ऑफ मोर देन 2 चार्जेस प्रेजेंट इन ए सिस्टम, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, इसको एक बार स्लाइड को पॉज करो और एक बार नोट डाउन कर लो, ठीक है। और हम नेक्स्ट स्लाइड में अभी जाएंगे, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, ओके। तो F नेट ऑन n इक्वल्स टू जनरल इक्वेशन, F नेट ऑन n इक्वल्स टू F n1 प्लस F n2 प्लस F n3 प्लस F n ऑफ n माइनस 1। मतलब मेरे पास n नंबर ऑफ चार्जेस है, ठीक है, ये सिस्टम में मेरे पास n नंबर ऑफ चार्जेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 अप टू n चार्जेस है। तो मेरे एक सिस्टम के अंदर n चार्जेस है और वो सिस्टम के अंदर n चार्जेस है, तो n चार्ज के ऊपर टोटल कितना फोर्स होगा वो हम इस इक्वेशन से लिख सकते हैं। 1 की वजह से Fn1, 2 की वजह से Fn2, 3 की वजह से Fn3 एंड अप टू n की वजह से Fn-1 तक जितना चार्जेस मेरे पास प्रेजेंट है उस सब का फोर्स इंडिविजुअली कैलकुलेट करो, फिर सब का वेक्टर सम करोगे तो हमको मिल जाएगा F नेट ऑन n, ठीक है। यही है फोर्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो ठीक है, यह कोई भी न्यूमेरिकल अगर 2 से ज्यादा चार्जेस का कोई न्यूमेरिकल आए तो ये जेई में इससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, तो इसीलिए हमें कोशिश करूंगा कि ये चीज आप ध्यान से पढ़ो क्योंकि ये पूरा जेई का टॉपिक है, ठीक है। तो बाद ये टॉपिक अगर होने के बाद नेक्स्ट स्लाइड से हम नेक्स्ट हो सकता है नेक्स्ट डे से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।